फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो पहले की आप जान लें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में भी, यानी हमने 7th क्लास 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ कि रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के बारे में, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो जैसा कि आपको जानते होंगे कि रासायनिक, ठीक है, यानी कि वे परिवर्तन, ठीक है, जिसमें अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, या अभिक्रिया होने पर नए गुणधर्मों वाले पदार्थ का उत्पादन होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया भी ऐसे ही कुछ है। इसका भी एक मान लीजिए परिभाषा हम कह सकते हैं कि वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से जो अधिक पदार्थ हैं, अभिकारक हैं, रासायनिक अभिक्रिया करके नए गुणधर्मों वाले नए पदार्थों का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैं एग्जांपल दे दूँ एक, ठीक है। मान लेते हैं हम एक एग्जांपल के तौर पर, आप मान लेते हैं हम फेरस, ठीक है। ये हमारा फेरस है ना, आप जानते होंगे, और आयरन है, सॉलिड में है, प्लस ये ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो ये हमारा बनाता है फेरस ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। देन अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। आप जान गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब रासायनिक समीकरण को भी हम डिटेली पढ़ेंगे, तो चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो आपने दैनिक जीवन में, ठीक है, अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दिया होगा, ठीक है। ये रासायनिक परिवर्तन के कुछ हमें उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध का खुला छोड़ देने पर क्या होता है, फट जाता है ना, उसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। लोहे का तवा जो होता है या तसला होता है, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर क्या होता है, वो भी, उसमें भी जंग लग जाता है ना, आपको पता होगा। और अंगूर का किण्वन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना, ठीक है, और भोजन का पचना भी और पकाया जाता है, तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। हम सांस लेते हैं, वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्राकृतिक तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है, ठीक है। पदार्थ के जो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा होगा। जैसे कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। अब हमें एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है, इस एक्टिविटी को हम करेंगे, इस एक्टिविटी को हम देख लेते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो पहला क्रियाकलाप है, पहली एक्टिविटी है आपकी बुक में, वो है मैग्नीशियम के फित्ते को वायु में जलाना, ठीक है, उसको बर्न करना है वायु में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है इसमें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए चाइना डिश, वो हमने ले लिया है। एक हमें रेगमाल या सैंड पेपर चाहिए, वो हमने ले लिया है। एक चिमटी चाहिए हमें, है ना, इससे इसको पकड़ के फिर जलाएंगे, नहीं तो हाथ जलने की संभावना इसमें होती है, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए एक माचिस। इसके अलावा हमें एक बर्नर चाहिए, स्प्लिट लैंप, तो वो हमारे पास भी है। और ये है मैग्नीशियम का फीता, ठीक है। तो ये एक मेटल है, धातु है एक, आप इसको देखेंगे जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये मुड़ता है, देखिए, है ना। तो ये एक धातु है, लेकिन इसके ऊपर आप देखेंगे ध्यान से, तो इस पर बिल्कुल ही एक परत सी चढ़ी हुई है ना। तो ये परत चढ़ती है इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ हमेशा अभिक्रिया करता रहता है, और इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अब अगर हम इसका दहन करेंगे, इसको बर्न करेंगे, तो ये जलेगा नहीं जल्दी, क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है और ये इसको फर्दर रिएक्शन करने से रोकेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सैंड पेपर से इसको साफ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले साफ कर लेते हैं, और साफ करने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसा दिखता है। लीजिए, तो साफ करने के बाद देखिए ये किस तरह से ये चमकने लगा है ना। इसमें धात्विक चमक जो है, मेटेलिक जो इसमें शाइनिंग आती है, वो शाइनिंग भी इसमें है, और इसके ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है वो हट गई है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, चिमटी से दबा लेंगे, और इसके बाद हम इस स्प्लिट लैंप को जलाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका दहन करेंगे। चलिए, तो हमने स्प्लिट लैंप को जला लिया है, और इसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, ठीक है। और जलने के बाद इसकी राख को हम इसमें जमा करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले गर्म करते हैं। देखिए, जलने पर ये बिल्कुल सफ़ेद रोशनी, बहुत चमकती सफ़ेद रोशनी के साथ जलता है, और सफ़ेद राख बचती है। तो इसको हम थोड़ी देर के बाद फिर देखेंगे। अब देखिए, आपके पास ये जो राख बची हुई है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये बिल्कुल सफ़ेद रंग की होती है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो यही पूछता है कभी कभी कभार कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो जो राख बचती है वो किस रंग की होती है, तो ये सफ़ेद कलर की होती है, ठीक है। और चूंकि ये जो मैग्नीशियम है वो एक मेटल है, ठीक है, तो इसके जो ऑक्साइड बनते हैं
तो वो होते हैं क्षारकीय, है ना, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर इसका मान लीजिए कि हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और इसके साथ जब हम रिएक्ट करेंगे किसी भी लिटमस पेपर को, जैसे हम अगर ले लेते हैं लाल लिटमस पेपर को, तो वो नीले कलर का हो जाएगा, ठीक ना ही। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम को जब हम मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तो वो कैसा श्वेत लौ के जैसे मतलब सफ़ेद वो देता है ना, रोशनी देती है। तो उससे मेरा क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, जब हमारा मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में, ठीक है, हम जब बर्न करते हैं तो हमारा क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसको जब जब देखिए जब इसको जलाते हो तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप को हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम जो है रिबन का दहन होता है। ठीक है, और यह श्वेत चूड़ में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात श्वेत चूड़ अर्थात क्या हमें मिला है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यह मैग्नीशियम जो ऑक्साइड का चूड़ है, ठीक है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ठीक है, जो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद कलर की देखी थी। ठीक है, देन अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तब हम देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका प्रेक्षण हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर दिए गए क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये हम कब कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, देन जब अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, यानी चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर, ठीक है, गैस का निष्कासन, ठीक है, गैस का हमारा निष्कासन होगा। ठीक है, जब तापमान में परिवर्तन होगा, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, तो इन जब ये अवस्थाएं होंगी, ये जब क्रियाएं होंगी, ठीक है, तब हम कहेंगे कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे चारों ओर जो हैं ये विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। देन उसके बाद हमारा आता है रासायनिक समीकरण, ठीक है, यानी कि केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब हम एक क्रियाकलाप इसको भी करेंगे, ठीक है, अभी ये वाला हम क्रियाकलाप करेंगे 1.3। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, ठीक है, जब उसको जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के अगर रूप में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा होता है। अब मान लीजिए हम ऐसे अगर लिखे मैग्नीशियम जमा में ऑक्सीजन, तो ऐसे ये कैसा हो जाएगा, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसको संक्षिप्त में लिखने के लिए, ठीक है, तो इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। तो इसके शब्द की अब इससे भी सरलतम विधि है इसके सिंबॉलिक फॉर्म में। पहले इसको हम देखते हैं। तो ये हमारा जो शब्द समीकरण है, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है उत्पाद में। ठीक है, तो अभिक्रिया मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें हम अभिकारक कहते हैं। यानी अभिकारक किसे कहते हैं, जैसा कि मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूँ, रिएक्टेंट अभिकारक क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे वे हमारे अभिकारक कहलाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, जैसे कि अभी इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद क्या होता है, यानी प्रोडक्ट अभिक्रिया के जो दौरान नए बनने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो नए बनते हैं। जैसे कि ये हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से हमारा नया क्या बना, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड नया पदार्थ बनाना, तो वही हमारा हो गया उत्पाद। ठीक है, तो अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं इनको बनाना। यानी इसके बाद हमें दिया गया है कि शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर लगाकर दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी कि जब हम अभिकारक उत्पाद को लिखते हैं, ठीक है, उनके परिवर्तन को, तो एक तीर लगाकर दिखाया जाता है। ठीक है, ऐसे। देन उसके बाद है क्या है कि अभिकारक के बीच जो है ये योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है, और इसी प्रकार उत्पादों के बीच B+ का चिन्ह लगाकर उन्हें RHS राइट हैंड साइड लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, अब रासायनिक समीकरणों को लिखना। ठीक है, तो रासायनिक समीकरणों को कैसे लिखते हैं, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की
इससे भी संक्षिप्त विधि या हाँ इससे भी संक्षिप्त में इसे शब्दों इसके सिंबॉलिक फॉर्म द्वारा इसको और संक्षिप्त में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके, ठीक है, रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को स्मरण करें तो आप शब्द समीकरण इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे, हमारा Mg प्लस में O2 से अभिक्रिया करके MgO हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। देन तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। अब यहाँ आप क्या देख सकते हैं, जो ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, ठीक है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो रिएक्टेंट है उसमें 2 हैं, जबकि इधर हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीजन के परमाणु वो नहीं है, एक ही है, ठीक है। तो इनको इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। क्यों करना पड़ता है, जैसे कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ना ही उनका सृजन होता है, ना ही विनाश, ठीक है, कि ना ही उनको बनाया जा सकता है और ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। तब हम देखते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन नॉन बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, ठीक, अनबैलेंस्ड। तो यदि जो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो, ठीक है, तो हमारा वो क्या कहलाता है, वो जो हमारा समीकरण कहलाएगा वो संतुलित कहलाएगा, ठीक है। यदि हमारे दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो इनको क्यों बराबर करते हैं, दोनों ओर बराबर द्रव्यमान नहीं है, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। इसे हम ढांचा रासायनिक समीकरण भी कैसे कहते हैं, ठीक है, जब हमारे दोनों परमाणुओं की संख्या असमान हो, ठीक है। तो इस प्रकार जो समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है, ठीक है। तो हाँ, हम ये मुँह पर देखते हैं। अब इनको जब बैलेंस करेंगे तभी हमारे बैलेंस्ड इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। जो संतुलित रासायनिक समीकरणों का महत्व, तब आप देखेंगे कि हम इनको संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, ठीक है। तो आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, ठीक है। हमको द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद होगा कि जैसे कि जिसको हमने 9वीं कक्षाओं में अध्ययन किया था, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न ही सृजन होता है, न ही निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि उनको कैसे बैलेंस किया जाता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रियाओं के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या होती है वे कैसी होती है, वे समान रहती है, ठीक है। इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित हैं? आइए अब हम रासायनिक समीकरणों को चरणबद्ध द्वारा संतुलित करना सीखें, ठीक है। तो इसको कैसे आप संतुलित करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो जिंक हमने एक क्रियाकलाप ऊपर है 1.3 में, जैसे उसमें क्या है, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो उपयुक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों द्वारा दर्शाया जाता था। तो Zn मतलब जिंक H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में मिला जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो इसमें इसको हम संतुलित करना सीखेंगे। तो कैसे, तो चरणबद्ध द्वारा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा, आप इसको पेपर में ऐसे नहीं करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है, इसको संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, तत्वों को एक तरफ लिखेंगे एक बॉक्स में ऐसे, देन हमारा जो अभिकारक रिएक्टेंट में जितने परमाणुओं की संख्या उनको एक मतलब बॉक्स में लिखेंगे और जो उत्पाद है प्रोडक्ट है उनको एक बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। देन अब हम देखेंगे कि कौन बैलेंस्ड है, ठीक है, जो मतलब किस में परमाणु की संख्या बराबर है। यहाँ देख सकते हैं जिंक में इक्वल है, ठीक है, हमारा हाइड्रोजन में भी इक्वल है, हमारा सल्फर में क्या है, सल्फर में भी इक्वल है, बट हमारा जो ऑक्सीजन में भी इक्वल है। तो यहाँ क्या है, यहाँ हमारा इक्वल है। तो तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी, यानी कि रासायनिक जो ये है ये बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। अब एक असंतुलित हम रासायनिक समीकरण लेंगे, ठीक है। तो फेरस प्लस में ऑक्सीजन में जब जल में मिलाते हैं इसको फेरस ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, ठीक है। अब यहाँ आप क्या देख सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट में 1 ही है, और जबकि हमारा जो प्रोडक्ट है फेरस ऑक्साइड में, जो प्रोडक्ट में हमारा ऑक्सीजन की कितने हैं परमाणु की संख्या 4 है। तो इसको हम
संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले अब प्रत्येक सूत्रों के चारों ओर बक्सा बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करना, बक्सा के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं कीजिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको संतुलित कैसे करेंगे, यही है ना हमारा ये फेरस, ठीक है। फेरस को हम जब H2O हाइड्रोजन गैस में जब हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, Fe, ठीक है, Fe और O4, ये O4 बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, यही ना। देन इसको हम कैसे इक्वल करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, उसमें परमाणुओं की संख्या 1 है, ठीक है, यहाँ 1 ही है ना। तो अब इसको हम 4 कैसे करेंगे, इसको हम 4 से, जो H2O है ना उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम इसको इसी से देख लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको बक्सा बनाना, तो फेरस जल, ये हमारा फेरस ऑक्साइड H2O। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाइए। हमने सूची बना ली है, जैसे ऊपर हमने देखा था। तो यहाँ फेरस को देख सकते हैं, फेरस भी इक्वल नहीं है, फेरस में यहाँ रिएक्टेंट में परमाणु की संख्या 1 है और हमारा उत्पाद में जबकि 3 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में कितना है, हाइड्रोजन में भी, हाइड्रोजन में हमारा 2 है इधर, और हमारा प्रोडक्ट में भी 2 है, यानी कि इक्वल है। और ऑक्सीजन में 1 है, इधर 4 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा परमाणु वाला जो एलिमेंट है उसको पहले उसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, प्रारंभ में संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे जिसमें ज़्यादा है परमाणु की संख्या, तो हमने H2O लिया, ठीक है, अभिकारक। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमारा इसमें तो सुविधा के लिए परमाणु वाले यौगिकों को पहले संतुलित कीजिए और अभिकारक उत्पाद उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणुओं वाली संख्या के आधार पर फेरस ऑक्साइड और उसके ऑक्सीजन के तत्वों को चुनते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1 ही है। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए, ठीक है, प्रारंभ में हमने क्या है, हमारा रिएक्टेंट में H2O, यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 है, और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 हैं। तो जबकि उत्पाद में हमारा फेरस के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम किस में हमारा कम, हमारा है कम इसमें अभिकारक में, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ठीक है। देन इसके बाद याद रखना कि आवश्यक परमाणु की संख्या के बराबर इस अहम अभिक्रिया में शामिल तत्वों के यौगिकों सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, इनको यौगिकों सूत्रों को नहीं बदलना है। तो आप जब इसको संतुलित करेंगे, ठीक है, तब ये हमारा आएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा संतुलित करने पे आएगा FeH2O प्लस में F3O4 4H2, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्हें कैसे किया जाता, और दोनों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब हम संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्याओं के गुणांक उपयोग करके समीकरणों को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। देन भौतिक अवस्थाओं के संकेत करना, ऊपर लिखे, ठीक है। अब इनके हम भौतिक अवस्थाओं को संकेतन को कैसे लिखते हैं, ठीक है, कि वे किस शेप में हैं, ठीक है। तो आपने ऊपर लिखे संतुलित रासायनिक समीकरणों को सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण से हम अभिकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं के बारे में लिख सकते हैं, यानी कि ठोस है या गैस में या जलीय अवस्था में, ठीक है। तो भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं। रासायनिक समीकरणों को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारक तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्रों को उसकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे दर्शाया जाता है। जो हमारा, ठीक है, ये जो सॉलिड होता है ठोस अवस्था में है तो उसको कैसे दर्शाएंगे, S से, ठीक है, S से। और जबकि अगर हमारा वो गैसीय अवस्था में है तो उसे हम कैसे दर्शाएंगे, इसकी भौतिक अवस्था को G से, ठीक है। अगर वो जलीय विलयन में है, ठीक है, ठीक है, अगर वो जलीय विलयन में है, एक्वेसिस सॉल्यूशन, ठीक है, जिसे कहते हैं, तो ये AQ से दर्शाएंगे, ठीक है, AQ से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर वो मान लीजिए लिक्विड में है, ठीक है, गैस में है, तो उसे L से दर्शाएंगे। उसके पहले वाले जो पहला वाला जो हमारा लीटर होगा, ठीक है, उसी को लिखते हैं। देन अब हम इसके भौतिक अवस्थाओं को लिखने के बाद अब हम ये में प्रश्न आसान से दिए गए हैं, ठीक है, इनको हम कर लेते हैं। इसको हम एक काम करते हैं, इसको जब पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको हम करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आइए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है, कक्षा 9 में, ठीक है, हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व के परमाणुओं दूसरे तत्वों के परमाणुओं में नहीं बदलता, न तो परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने नए पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है। परमाणुओं के बीच इस प्रकार के अविध के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे इनके प्रकारों के बारे में, ठीक है।
पहले अब हम देख लेते हैं इनको। हमें ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, बुझा हुआ चूना लेंगे जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, ठीक है। जब जैसे कि जब आपके घर की जो सफ़ेदी होती है तो आपने देखा होगा जो चूना होता है, जब उसको पानी में मतलब सफ़ेदी करना रहता है तो उसको पानी में डालते हैं ना, जब वाटर में मिलाते हो तो क्या होता है, उबलता है ना, तो हीट उत्पन्न, उसका टेम्परेचर जो होता है ना वो बदल जाता है, बढ़ता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये बुना बुझा हुआ चूना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको H2O वाटर से हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना बनेगा, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल में मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए हमने एक एग्जांपल से इसको कितने अच्छे से समझ लिया। इसमें क्या हो रहा है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बुझा हुआ चूना है, ये जल के साथ अभिक्रिया करके हमारा क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक्वेसिस सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। यानी कि ये एकल उत्पाद है। देखिए यहाँ दो रिएक्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। हमारा जल है तो इससे अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस में B ठीक इक्वल टू AB, ठीक है, ये AB बनाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, A कोई रिएक्टेंट है, B कोई रिएक्टेंट है, वो मिलकर AB बनाता है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाता है एकल, ठीक है। अब हमें देखते हैं कि क्या आप जानते हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट के एक परत बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जो देखिए जब आपके घर की सफ़ेदी होती है, ठीक है, चूने या उससे, तब हमारा क्या होता है, वो जब कुछ दिनों के बाद पपड़ी जैसी जम जाती है ना, तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत जम जाती है, ठीक है, जिससे कि हमारे दीवारों पे शाइनिंग आ जाता है, ठीक है। वो कैसे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का परत, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। देन सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसे दीवारों की चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर जो है, संगमरमर देखा होगा ना आपने संगमरमर, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी यही है, ठीक है। मान लीजिए पेपर में आ गया तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से गैस से अभिक्रिया करता है तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में हमारा वाटर बनता है, ठीक है। देन आइए हम संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण पर चर्चा करें। तो ठीक है, तो हम कोयले का दहन देख सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ फर्दर या कुछ अलग हमारे एग्जांपल हैं। तो कोयले का दहन, हमारा कोयला क्या है, कार्बन है ना, कार्बन का दहन कैसे होता है, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करते हैं तो क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ दो रिएक्टेंट है A प्लस B, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन, तो नहीं हमारे CO2 यानी एकल उत्पाद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही हमारा जल का निर्माण कैसे होता है, जब हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है ना, ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण होता है, जैसे H2 प्लस में O2, ये क्या बनाते हैं, हमारे H2O बनाते हैं। जब इनको इक्वल करते हैं यानी कि जब इनको हम बैलेंस्ड करते हैं तो ये 2H2 बनता है, ठीक है, इधर 2H2O बनता है फिर, ठीक है। अब सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सरल शब्दों में कहें तो क्या हो जाएगा, अच्छा कम्बिनेशन मीन्स होता क्या, कंबाइन होना, जुड़ना, ठीक है, एक तरह का जुड़ना, जब जो रिएक्टेंट होते हैं आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। आप ऐसे इसके मीनिंग से ही पकड़ सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया यानी कि संयोग करके एकल उत्पाद बनाएगा तो हमारा क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। अब ये भी क्या होता है, इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। तो क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा है कि अधिक मात्रा में
ऊष्मा उत्पन्न हुई। इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक्जोथर्मिक। ठीक है, एक्जोथर्मिक होता है ना, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जिन अभिक्रियाओं में, जैसे कि हम अगर कार्बन को ही या कैल्शियम जो हमारा ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको जब हम पानी में मिलाते हैं, ठीक है, बिना बुझे हुए चूने को, तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो उसमें भी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी, वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, देन जैसे कि प्राकृतिक गैस का दान, ये भी ऊष्माक्षेपी। CH4 क्या है, मीथेन है। मीथेन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस में H2O, प्लस में ऊर्जा निकलती है, एनर्जी। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ जोड़ने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, चावल, आलू, ये सब ब्रेड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इन कार्बोहाइड्रेटों के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में भी ऐसा होता है ना, तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। ठीक है, जिसका अध्ययन आप अब अध्याय 6 में करेंगे। ठीक है, श्वसन जैव प्रक्रिया में हम करेंगे। जैसे कि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज यानी C6H12O6। ठीक है, तो ये किसी के साथ अभिक्रिया करेगा, ये हमारा 6O2 यानी 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, तो हमारा क्या बनाएगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड एक्वेसियस सॉल्यूशन, प्लस में H2O और प्लस में एनर्जी रिड्यूस करेगा। ठीक है, देन अब हम देखते हैं कि जो साग सब्जियां हैं, वनस्पत द्रव्य हैं, इनका विघटित होकर कंपोस्ट बनना ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है। ठीक है, यानी जो साग सब्जियां हैं, वनस्पतियां हैं, इनका विघटित होकर, ठीक है, आंसर की क्या बन जाती हैं, कंपोस्ट बनकर ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो नीचे दी गई अभिक्रियाओं के पहचानी, इसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। देन उसके बाद हमारा सेकंड अभिक्रिया आता है। पहले मैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का आपको एक क्रियाकलाप करा दूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया अर्थात डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी एक एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इसको हम आगे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे एकदम। और जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने संयोजन अभिक्रिया ये देखी थी और इस एक्टिविटी को किया था, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। उसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हुए हमने देखा था। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आप दोबारा से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हम लेंगे कॉपर सल्फेट, आयरन, और हम रिएक्शन होने के बाद देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट है वह चेंज हो रहा है, और जो आयरन है वह कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, और बना रहा है आयरन सल्फेट, और कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये आयरन है वो इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या करता है कि जो लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं उनको उसके कंपाउंड से या यौगिक से अलग कर देता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉपर जो है सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आयरन के साथ रिएक्शन के बाद कॉपर अलग हो जाता है और आयरन सल्फेट बनता है। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें चाहिए बीकर। 2 बीकर हमने ले रखे हैं, एक में थोड़ा सा पानी है। इससे हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार करेंगे इस वाले बीकर में। इसके अलावा हमें चाहिए एक आयरन नेल या लोहे की कील जो हमने ले रखी है, ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डालेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए कॉपर, इससे हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार करेंगे इस वाले बीकर में। इसके अलावा हमें चाहिए एक आयरन नेल या लोहे की कील जो हमने ले रखी है, ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डालेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए कॉपर सल्फेट, है ना। देखिए इसका कलर कैसा है, कॉपर सल्फेट का नीले कलर का होता है ये, है ना, और इसका जो सॉल्यूशन बनेगा एक्वस सॉल्यूशन वो भी नीले कलर का ही होता है। तो चलिए हम एक बार जरा कॉपर सल्फेट के बारे में और कुछ ज़्यादा जानते हैं। चलिए, तो ये है कॉपर सल्फेट, है ना, और आप जब देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ है ना कॉपर सल्फेट 5 हाइड्रेट। 5 हाइड्रेट लिखने का मतलब है कि इस कॉपर सल्फेट में 5 जल के अणु हैं, है ना।
5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें है ना, इसलिए लिखा जाता है CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है। तो इसलिए क्यूप्रिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखना है। और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है नीले रंग का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन CBSE से पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट का नीला कलर जब इसको गर्म किया जाता है तो सफ़ेद क्यों हो जाता है। तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। अभी आज केवल हम इस प्रैक्टिकल को करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका पहले सोल्यूशन तैयार करते हैं। तो ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का बिल्कुल ताज़ा सोल्यूशन है जो नीले कलर का है। और इसके अलावा हमारे पास है एक, और ये आयरन नेल है, इसको हम इस सोल्यूशन में रखेंगे और थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे। एक्चुअली इस अभिक्रिया के पूरा होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने पहले से इसकी तैयारी कर रखी थी और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर उतनी देर में इसमें भी अगर अभिक्रिया कोई होती है, कोई रिएक्शन होता है, तो मैं आपको ये भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो बस अभी मैं आपको पहले वाली जो रिएक्शन मैंने कर रखी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारा ताज़ा वाला सॉल्यूशन जिसमें हमने अभी आयरन नेल डाली थी, और ये है जो मैंने पहले से बना के रख रखा है, ठीक है। और आप बिल्कुल अभी देख रहे होंगे ना, दोनों कलर में चेंज आ गया है। एक तो ये जो कॉपर सल्फेट वो नीले कलर का था, लेकिन अभी वो ग्रीन कलर का हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, इसका कलर चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बना रहा है ना, FeSO4 बना रहा है। तो इसके चलते ऐसा हो रहा है। और एक बार हम इसको देखेंगे, इस पे कॉपर थोड़ा सा डिपॉजिट हो गया होगा। इस पर आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का कॉपर इस पर डिपॉजिट आपको दिख रहा होगा, है ना। तो चलिए इसकी कलर को हम एक बार फिर से कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या अंतर है। देखिए तो आपको अभी साफ साफ दिख रहा होगा कि कलर में कितना चेंज हुआ है ना। तो ये जो कॉपर सल्फेट नीले कलर का था वो बिल्कुल ग्रीन कलर का हो गया है, क्योंकि अब ये फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इस कॉपर सल्फेट में नए वाले सॉल्यूशन में जो हमने कील डाली थी, जो नेल डाली थी, उस पर भी कॉपर का डिपोजिशन हो गया है ना। देखिए तो इस पर भी कॉपर सल्फेट का और कॉपर का डिपोजिशन इस पर हो गया है। तो ये जो अभिक्रिया है वह पूरी एक्टिविटी आपके सामने अभी करके दिखाई गई है। आप लोग को समझ में आई होगी ऐसी उम्मीद। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन आपस में, और ये फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है ना। तो सॉरी स्टूडेंट, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक्टिविटी कराई, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी अभी हम समझेंगे, ठीक है। पहले हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को समझ लेते हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि अपघटन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वे रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एकदम हमारा जो कम्बिनेशन रिएक्शन है यानी संयोजन अभिक्रिया का है उसका अपोजिट होता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, वियोजन का अर्थ मैं आपको बता दूं, वियोजन का अर्थ ही होता है अलग अलग होना, ठीक है। यानी कि जो रिएक्टेंट होगा वो टूट कर जो होगा ना वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। एकल रिएक्टेंट अलग अलग होकर डबल प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। देन इस अभिक्रिया में क्या होगा, एक अभिकारक जो है ये टूट कर या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाएं तो उसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा एक मान लेते हैं, ठीक है, AB एक हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है। ये हमारा टूटकर A+B में बदल जाता है, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसको मैं एक्टिविटी आपको करा दूंगा, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या आपने ध्यान दिया है कि फेरस, ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग के में परिवर्तन हुआ है। सल्फर के दहन से उत्पन्न एवं अभिलक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं, ठीक है। पहले हम इसको एक्टिविटी को करते हैं। आपकी जगह मैं इसमें कुछ तकनीकी डिकम्पोज हो करके क्या क्या बनाता है, आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। सल्फेट एक अमोर्फस सॉलिड है, इसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल जोड़ करके इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड बना देते हैं। अब अमोर्फस सॉलिड क्या होता है कि जिस सॉलिड का कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता, लेकिन जो क्रिस्टलाइंस होते हैं उनके हर एक यूनिट का एक शेप होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ FeSO4 के साथ जुड़ करके उसे एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर देता है। इस वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला है FeSO4.XH2O where X represent the number of water molecule। इस वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला है FeSO4.XH2O where X represent the number of water molecule।
ज्यादातर ये हेप्टाहाइड्रेटेड यानी कि 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ जुड़ करके FeSO4 7H2O बनाते हैं। जब ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल होता है तो इसका रंग हल्का ग्रीन होता है। इसको हीट करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेपर में बदलकर अलग हो जाता है, जिसे आप टेस्ट ट्यूब के वॉल पर देख सकते हैं। इससे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और फेरिक ऑक्साइड रेड ब्राउन सॉलिड में टेस्ट ट्यूब में दिखने लगता है। So we will write the reaction FeSO4 heated gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3। अब इसमें पॉइंट्स क्या क्या हमको रिमेम्बर करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स अ डिकम्पोज ग्रीन और फेरिक ऑक्साइड का कलर रेडिश ब्राउन। फॉर ट्राइऑक्साइड इट इज सेपरेटेड एज ए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि फेरिक। तो जैसा कि हमने देखा कि जो फेरस ऑक्साइड है, ठीक है, जो हमारा फेरस सल्फेट है, ठीक है, वे क्या होता है जब उसको हम हीट करते हैं तो फेरस ऑक्साइड प्लस में हमारा क्या बन जाता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो फेरस सल्फेट है, ठीक है, तो वो उसको हीट करने पर फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है, प्लस में हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फेट देता है, ठीक है। तो इससे हमने देखा कि आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिक्रिया जो है ये टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में बदल जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाती है इसमें, जो हमारा एकल अभिकारक ये टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में बदल जाता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। इसे गर्म करने पर ये फेरस जो सल्फेट है, ठीक है, फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट 7H2 यानी 7 वाटर के मॉलिक्यूल का क्रिस्टल जल त्याग देता है, ठीक है। और यानी कि जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि जो फेरस सल्फेट कैसे बनाता है इसका क्रिस्टल, जो H2O से ना, यानी 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग जो है ये बदल जाता है। इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड या सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और तथा सल्फर ट्राई ऑक्साइड हमारा बना जाता है SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड जो है ये ठोस है, जबकि हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैस हैं, ठीक है। देन हम आगे देखते हैं। तो उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना भी एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। जैसे कि हमने क्या देखा ऊपर, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है, हमारा संगमरमर पत्थर या हम कह सकते हैं जो हम उस पर लगाते हैं दीवारों पे, हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका जब हमने क्या किया, इसको जब उष्मा देंगे तो ये किस में बदल जाएगा। मान लीजिए ये हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जब आप इसको उष्मा देंगे तो ये किस में बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में ये बदल जाता है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ठीक है, ये प्रमुख वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में भी होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में भी होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। इसमें अनेक उपयोग में से है उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। जैसे कि हमने सीमेंट जो होता है जिससे हमारा घर बनता है, क्या होता है, उससे भी कौन होता है, तो उष्मा के द्वारा किया गया वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं। तो उष्मा द्वारा जो किया गया वियोजन होता है उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। उष्मीय वियोजन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, यानी अभिकारक का उष्मा या गर्मी, ठीक है, हीट द्वारा किया गया वियोजन क्या कहलाता है, हमारा उष्मीय वियोजन, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, इसको जब हीट उष्मा करते हैं, ठीक है, गर्मी लाते हैं, तो हमारा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना भी बनता है। तो उसमें वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण है क्रियाकलाप 1.6 दिया गया है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि आपने देखा होगा कि भूरे रंग का धुआं, ठीक है, जब इस एक्टिविटी को करेंगे तो इसको हम देखेंगे, तो ऐसे भी पढ़ लेते हैं इसको। तो आपने देखा होगा कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, NO2 का धुआं, या अभिक्रिया इस प्रकार होती है, ठीक है। अब इस अभिक्रियाओं को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो PB हमारा क्या है, लीड नाइट्रेट, ठीक है, PbNO3 तो इसको जब हम हीट करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो क्या बनता है, PbO यानी कि लेड, हमारा लेड ऑक्साइड बनता है, ठीक है। हमारा क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस में हमारा क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है, ठीक है, निकलता है। तो हम इसके आगे देखते हैं, इसमें हमारा that is
इसको एनोड एंड कैथोड। इसको हम क्या करेंगे, इसमें जो पानी देखें इसमें एसिडिफाई वाटर है, और जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट का मीन्स क्या होता है, टू सप्लाई द करंट, तो क्या होता है, वाटर डिकम्पोज होने लग। आप इसको ध्यान से देखें कौन सी गैसेस होगी, क्योंकि एनोड का मतलब क्या है, एनोड पॉजिटिव है, तो इस पर ऑक्सीजन होगी आपको एनोड पे ऑक्सीजन गैस करके। दूसरे पे क्या होगी, दूसरे जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। कैथोड एनोड पे जो गैस कलेक्ट होगी, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें, तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जिसमें प्रोड्यूस है इसके वॉल्यूम आप देखेंगे 2:1 रेशियो होनी चाहिए। तो जहाँ डबल होगा वहाँ पे हाइड्रोजन, जहाँ पे सिंगल होगा वहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। केमिकली कैसे टेस्ट करें, तो इसको अगर हम इसके बर्निंग मैचेस लेके जाएंगे इसके माउथ पे, तो क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगी जैसे, तो इसे हम आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये इसमें हाइड्रोजन ही है। सेकेंड टेस्ट तो क्या होगा, जब बर्निंग मैसेज इसके नियर माउथ के पास ले जाएंगे तो वो गैस क्या हो जाएगा, जो इसके फ्लेम को बढ़ा देगा। कि जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। शेयर कीजिए। तो जैसा कि हमने इस एक्टिविटी में देखा, जो हमारा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एक पार्ट है वैद्युत वियोजन, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा डिकम्पोज किया जाता है किसी भी रिएक्टेंट को, ठीक है। तो आपने देखा कि तो पहले हम इस एक्टिविटी के ऊपर पढ़ लेते हैं। तो एक प्लास्टिक का हमने मतलब एक इसको जब इस एक्टिविटी को किया तो हमने क्या देखा, एक जो टेस्ट ट्यूब था जिसमें हमारा एनोड वाला था, तो उसमें हमारा ऑक्सीजन निकल रहा था। जो हमारा कैथोड वाला था उसमें क्या ना हाइड्रोजन गैस का परीक्षण तो हमने देखा है कि कैसे किया जाता है। जब उसके पास ले जाया जाता है किसी भी ज्वलनशील चीज़ को, ठीक है, तो वो क्या होता है, पॉप की ध्वनि निकालती है, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश द्वारा, ठीक है, ये भी एक, तो अब थर्ड रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, कि जो ये क्या नाम है, प्रकाशीय वियोजन, ठीक है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहले इसकी हम एक्टिविटी को देखते हैं, फिर हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। सो ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ कि जो हमारा प्रकाशीय वियोजन है, इसमें क्या होता है कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कराता है, प्रकाशीय वियोजन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैल्शियम हमने कार्बोनेट लिया है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का देखिए क्रिस्टल है, जब इसको फ्लेम करते हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, तो हमारा क्या हीट एनर्जी रिड्यूस होती है जब हम करते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, अभी अब देखेंगे कि ये यहाँ से हमारा कैल्शियम ऑक्साइड ये देखिए उत्पन्न हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। देन जो हमारा बच जाएगा वो हमारा होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम फोटोलिटिक इलेक्ट्रिसिटी से हमने देखा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आप वाला देख लीजिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ हमारा इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा डिकम्पोज किया जा रहा है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड है, इसका उदाहरण ले सकते हैं। इसमें हमने क्या डाला, इसमें ये हमारा सोडियम क्लोराइड, इसमें हमने नमक डाला, ठीक है। ये हमारा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ हम यहाँ लेंगे एक चाइना डिश में हम यहाँ लेंगे सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड रहा। देन उसके बाद सिल्वर क्लोराइड को हम देख सकते हैं आप सूर्य की रोशनी में इसको जब रखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा भी देखेंगे आप कि इसमें देखिए कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें हमारा बनेगा, ठीक है, ये हमारा देखिए ये किस कलर का हो गया, ये हमारा वो हो गया ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ क्या बनेगा आप देख सकते हैं AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, इसको तो सनलाइट से निकलता है तो सिल्वर और क्लोरीन गैस बनेगा, ठीक है।